जय हिंद दोस्तों। हिंदी माध्यम टॉपर में सुनील कुमार धर्मंता साहब की कॉपी है ये, जो कि एथिक्स की है। एथिक्स बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत ऐसा लिखा है जिसको आप देखकर लगेगा इतना आसान, इतना सरल भाषा में, इतनी अच्छी तरीके से भी लिखा जा सकता है और नंबर लाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अलग तरीके से ये करेंगे वो करेंगे नहीं, बिल्कुल आप देखेंगे सीधी-सीधी लाइन में बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज़ बना दिया और बढ़िया से टॉपर बन गए। तो इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं आप, क्योंकि मेरा उम्मीद यही रहती है कि आप इन कॉपीज़ को देखें और लिखना शुरू करें, क्योंकि मेंस में लिखना ही महत्वपूर्ण है। जो लिख लेगा वो रैंक में ऊपर चला जाएगा, जो नहीं लिख पाएगा वह रैंक में नीचे आ जाएगा। इन कॉपीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इन कॉपी में जो कुछ नया मिले वो आप कॉपी में अपनी नोट भी करते रहें, जो आगे यूज़ कर सकें। सिर्फ़ कॉपी देखकर बढ़िया है, खराब है कह देना उतना फ़ायदेमंद नहीं है, जितना फ़ायदेमंद इन कॉपीज़ से अपने काम की चीज़ें निकाल कर अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण और नागरिकों एवं विदेशियों के अधिकारों के व्यापक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से विचार करते हुए एक वैश्विक परिघटना के रूप में हालिया शरणार्थी संकट और आप्रवासन में समाविष्ट नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। शरणार्थी संकट और आप्रवासन इस समय का हॉट टॉपिक माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? भारत की राजनीति में देख, बाहरी लोग आए हैं, उनका वोट लिस्ट में नाम चढ़ गया है, नहीं चढ़ गया है, उनका नाम काट रहे हैं, नहीं भारतीयों का नाम काट रहे, कितनी ज्यादा बातें हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में। पहला। दूसरा, गाजा में जो हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में जो भी हो रहा है, वहां से लोग निकलकर अन्य देशों में पहुंच रहे हैं। वहां पर ये मुद्दा बहुत तेजी से छाया है। दूसरा बता दिया। तीसरा, आप यूक्रेन और रसिया को देख लो, तो यूक्रेन से निकलने वाले लोग कहीं तो भागेंगे, कहीं तो जाएंगे, कहीं तो शरण लेंगे, तो वहां भी शरणार्थी और अप्रवासन का संकट। चौथा मैं बताऊं तो अमेरिका ने हाल फिलहाल में कैसे कुछ लोगों को उनके देशों में वापस भेजा, यह बताकर कि वह अवैध तरीके से अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश किए थे। इतने ज्यादा मैंने संकट आपको गिना दिए शरणार्थी के और आप्रवासन के। तो ये मुद्दा क्या क्वेश्चन बन सकता है या नहीं, ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक तो साहब है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का कोई नया नई चाशनी में डूबा क्वेश्चन आ जाए, तो आप बताओ कि ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ लिखा है, ये जो लिखने का तरीका है, एग्जाम्पल है, नैतिक मुद्दे हैं, ये आप सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इसलिए कॉपीज देखना महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू देखना महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। हाल ही में म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों पर भारी हिंसा के कारण लाखों रोहिंग्या बेघर हो गए। अब नया क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हाल ही में इजराइल द्वारा गाजा के ऊपर और गाजा के द्वारा इजराइल के ऊपर, आपको दोनों संभाल के चलना है, सिर्फ एक तरफ का नहीं लिख देना है जिससे लगे कि आप एक तरफ झुके हुए हैं। तो बता देना है, या ये नहीं लिखकर ये कहना है कि इजराइल फिलिस्तीन का जो भी विवाद चल रहा है उसमें गाजा से निकलकर कई लोग अन्य देशों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसा आप स्टाइलिंग करके उत्तर की बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि उन्होंने म्यांमार के समय की घटना थी, उस समय की लिखी, आप वर्तमान के समय की घटना को लिखेंगे। ठीक है, शरणार्थी संकट एवं आप्रवासन में शामिल नैतिक मुद्दे, सिंपल लाइन लिखी, कोई बहुत बड़ी टेक्निकल चीजें हैं नहीं। पहला लिखा, शरणार्थियों को अति निम्न दशाओं में अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। उनको भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। मानव द्वारा मानव के खिलाफ ऐसा कृत्य मानवता के खिलाफ तथा अनैतिक है। पहला तो मानवता के खिलाफ ही है, क्योंकि घटनाएं हो रही हैं। किसी को अपने मूल निवास स्थान से बेदखल करना समाज में मानव के प्रति व्याप्त असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है, जो मानवता के स्तर के गिरावट का संकेत है। शरणार्थियों का भोजन, रोजगार, मतदान संबंधी कोई अधिकार नहीं दिया जाता, जो कि उनको नैसर्गिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित करता है। इस प्रकार शरणार्थियों को अनेक कारकों के फलस्वरूप अपने जीवन के समक्ष संकट का सामना करना पड़ता है। समाज के समक्ष एक व्यापक नैतिक चुनौती प्रस्तुत करती है। आप भी शुरुआत यहीं से करेंगे, मतलब ऐसा ही लिखकर शुरुआत करेंगे।
फिर क्या होता है, धीरे-धीरे आप लिखते रहते हो और परिपक्व बनते जाते हो और बेहतर की तरफ जाते हो। जैसे कार स्टार्टिंग में कोई चलाना सीखता है तो एकदम से बढ़िया नहीं चलाने लगता। उसका ध्यान क्लच, गियर और सभी जगह पे रहता है, बहुत धीरे-धीरे चलाता है, संभल के चलाता है। फिर इतना परिपक्व हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस उसके पास आ जाता है कि वो बहुत अच्छे से चलाता है। गाना सुनते हुए भी चलाता है, एफएम सुनते हुए भी चलाता है। आपको भी वही करना है, शुरुआत यहाँ से देखकर कर देनी है, फिर आप खुद से सीखते हुए आगे बढ़ जाएँगे। दूसरा देखते हैं, भ्रष्टाचार न केवल भारत में सरकार की कार्यप्रणाली अपितु कारोबार एवं कॉर्पोरेट गतिविधियों को भी विकृत करता है। व्याख्या करते हुए चर्चा कीजिए कि राज्य निजी क्षेत्र में नैतिकता की कमी से किस प्रकार प्रभावी रूप से निपट सकता है। यहाँ पर निजी क्षेत्र में नैतिकता की कमी की बात कही गई है। ठीक है, देखो ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसको अंडरलाइन भी किया जाता है क्वेश्चन में। भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी है और भ्रष्टाचार पर क्वेश्चन कभी भी आपका आ सकता है, तो यहाँ की चीजें आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार भ्रष्टाचार अंतःकरण पर आघात होता है। भ्रष्टाचार से सरकार के साथ साथ कारोबार भी प्रभावित होता है। कारोबार कैसे प्रभावित होता है? कई तरीके से प्रभावित हो सकता है। इससे सरकार में अपारदर्शिता, अकुशलता का समावेश होता है। अनेक कारोबारी सौदों को अयोग्य व्यापारियों को दिए जाने पर योग्य कारोबारी हतोत्साहित होते हैं, जिससे देश में निजी एवं विदेशी निवेश में कमी आती है। सिंपल सी बात है ना, कोई टेंडर निकल रहा है और टेंडर में कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कि ठीक है, ए बी सी डी ई एफ इतने लोगों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया कि हाँ हम ले सकते हैं, हम इतने रुपए में, हम इतने रुपए में। एक व्यक्ति है डी नाम का, उसने उन अधिकारियों को जो इसमें शामिल हैं उनको कुछ रुपए दे दिए, कुछ एक्स रुपए दे दिए और कहा ऐसा है टेंडर मुझे ही दे दीजिएगा, तो टेंडर इसे मिल गया। तो अब ये खुश होंगे कि हतोत्साहित होंगे? जैसे सिंपल सी बात है कि अगर सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं, एक व्यक्ति से रुपए लेकर उसे कोई सीट प्रोवाइड करा दी गई, तो बाकी जो एस्पिरेंट थे, बाकी जो एग्जाम देने वाले लोग थे, उनके अंदर एक निराशा उत्पन्न होगी कि नहीं? वह आगे चल के एग्जाम में पार्टिसिपेट अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगेगा ये तो सब भ्रष्टाचार की ही देन है। फिर ये ए बी सी ई एफ जो भी लोग सरकारी टेंडर निकलेगा उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे वहां तो भ्रष्टाचार ही होता। या फिर दूसरा क्या होगा, ये भी अगली बार रुपए देना शुरू कर देंगे, कहेंगे अब की बार उसने इतने दिए थे, कितने लोगे बताओ? तो उसने कहा इतने करोड़ लेंगे, कहा लो मुझे टेंडर दे दो। तो ये पार्टिसिपेट जो करने वाले हैं ये तो बस नाम मात्र का खेल रह गया, यहाँ पारदर्शिता कहाँ है? और फिर जो ये टेंडर ले रहा है व्यक्ति रुपए देकर, वह जो काम करेगा वह उसमें से जितने रुपए दिए हैं उतने रुपए अपने बचा कर नहीं निकालेगा, निकालेगा ना। मैं चुनाव में हमेशा कहता हूँ, वहां भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। जो नेता लोग हैं वह भ्रष्टाचार करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वह जब चुनाव लड़ते हैं तो 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे रुपए कुछ लोग खत्म कर देते होंगे। क्योंकि जैसे मान लो मेरे गांव में कोई प्रधान बनना चाह रहा है, तो पहले से जनता भी कहने लगती है और प्रधान जी चाय नहीं पिलाएंगे, चाय वो अपनी जेब से पिलाए। समझ रहे हो आप ना? प्रधान जी वो हो रहा है उसमें 5,000 रुपए दे दीजिएगा, उसने दे दिए। अब वो जो तुम्हें फ्री रुपए दे रहा है, फ्री चाय बना पिला रहा है, फ्री में जो नाश्ता पानी करा रहा है, उसका रुपया कहाँ से निकालेगा? प्रधान बन जाएगा तो भ्रष्टाचार करके ही निकालेगा ना। फिर कहते हो प्रधान जी भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे विधायक जी, ऐसे सांसद जी, ऐसे मंत्री जी। तो कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग में जो रुपए खत्म करवा देते हो उसका, वो निकालेगा तो भ्रष्टाचार करके ही, चाहे वो टेंडर वाला हो चाहे कहीं भी हो। तो आप ये चीजें समझ गए होगे, ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आप कोट कर सकते हो। ऐसे ही एग्जाम्पल आसपास की चीजों से आप कनेक्ट करके लिखते रहिए, क्योंकि यही काम आएंगे। भ्रष्टाचार के फलस्वरूप हुए सौदों के फलस्वरूप निम्न गुणवत्ता युक्त, क्यों? क्योंकि उतना रुपया तो उसे निकालना है ना जो टेंडर लेने में उसने भ्रष्टाचार के रूप में दिया था। अब वो निकालेगा कैसे? क्योंकि गुणवत्ता जो है उसको प्रभावित करेगा। परिसंपत्ति का सृजन होता है जो व्यापक सार्वजनिक हित में नहीं है। फिर पुल गिर जाते हैं, सड़क टूट जाती है, हाईवे में 2 साल बाद भी ऐसा लगता है कि अभी बनी, मतलब 10 साल पुरानी बनी हुई है। गड्ढे हो जाते हैं 2 ही साल में, 1 ही साल में, कहीं कहीं तो 6 महीने में गड्ढे हो गए। ठीक है, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टेंडर लेने में जो रुपया उसने दिया था वह निकालेगा तो है ही। निजी क्षेत्र में नैतिकता की कमी से निपटने के उपाय क्या हैं? कारपोरेट अभी
शासन को सभी निजी संगठनों में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। वे कार्यकुशल और पारदर्शी बन सके, ऐसी बातें होनी चाहिए। समय-समय पर उनको ऑडिट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। निजी क्षेत्र के साथ सौदा करते समय सत्यनिष्ठा समझौते को प्राथमिकता देना चाहिए। इंटीग्रिटी बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में भी व्यापक जागरूकता के माध्यम से भी इस समस्या को निपटाया जा सकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के लोग भी तो समाज से ही आते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जो अधिकारी आपके वहाँ बैठे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो किसके घर से आते हैं? हमारे आपके घर से आते हैं। आप सरकारी नौकरी क्यों करना चाह रहे हैं? क्या सरकारी नौकरी इसलिए करना चाह रहे हैं बहुत बड़े समाज सेवी हैं? एक पेड़ जीवन में नहीं लगाने वाला व्यक्ति ये कहता है कि मैं बहुत समाज सेवी हूँ, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। शुरुआत आप एक पेड़ से भी कर सकते हो अपने खेत में लगाकर, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है जिसके पास इतनी जमीन ना हो कि वो अपने घर के बाहर, गाँव के बाहर, खेत में या कहीं भी एक पेड़ ना लगा सके। अपने जीवन में एक पेड़ लगाया नहीं, आप समाज सेवा बहुत बड़ी करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ये भी तो चीजें हैं। तो दिमाग में आया होगा कि यार बात तो सही है, चलो एक पेड़ लगा देता हूँ। हाँ, लगाइए। आप कम से कम अभी तो इतना कर सकते हैं ना, एक पेड़ अगर हर व्यक्ति लगाए, 10 लाख फार्म पड़ते हैं यूपीएससी में हर साल, अगर हर साल एक पेड़ लगा देवे तो 10 लाख पेड़ लग गए, अगले साल फिर 10 लाख लग जाए। ना हमें सरकार से मतलब, ना कई संगठनों से मतलब। लगा सकते हैं अपने खेत में, अपने क्षेत्र में, कहीं भी जगह में, बहुत जगह पड़ी हुई है सड़क के किनारे। और सुबह टहलने गए, मग का पानी डाल दिया, झिल्ली में भर के पानी लिए गए, उसको डाल दिया। सड़क पे बहुत झिल्ली पॉलीथीन मिल जाती है बड़ी सी। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर से ही निकला हुआ व्यक्ति वहां बैठा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। हम इधर हैं तो हमें लगता है भ्रष्टाचार है। हम इस कुर्सी के उधर पहुंच जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, तो हम भ्रष्टाचार करने लगेंगे, और फिर इधर वाले लोग कहेंगे कि देखो भ्रष्टाचार हो रहा है। जो व्यक्ति उस तरफ है वह मस्त है भ्रष्टाचार करने में, इस तरफ वाले लोग उस पर आक्षेप लगाते रहते हैं। जब इधर वाले लोग उधर पहुंच जाते हैं, वह भी भ्रष्टाचार करते हैं। कौन सा नया है? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी नेता वगैरह हैं, वह कहीं मंगल ग्रह से नहीं आते हैं। जो अधिकारी मंगल ग्रह से नहीं आते, हमारे घर के ही लोग हैं। ये सब एग्जाम्पल्स, ये सब चीजें आपको याद आती रहेंगी। मैं जो भाषण देता हूँ वो भाषण नहीं होता है, वह चीजें इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे नैतिक विचारकों के 2 उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, 2 उदाहरण होंगे, इनमें से प्रत्येक के लिए स्पष्ट कीजिए वर्तमान संदर्भ में आपके लिए इनका महत्व। विचारकों पर भी क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा। एक एथिक्स में लाइन है, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का एक लाइन है, अगले क्वेश्चन में दूसरी लाइन होगी। मौन तब कायरता बन जाता है जब परिस्थिति की मांग पूरा सच बता देने और उसी अनुसार कार्य करने की होती है। मौन तब कायरता बन जाता है जब परिस्थिति की मांग पूरा सच बता देने, उसी अनुसार कार्य करने की होती है। कई बार कहते हैं ना हम तो मौन है, कई लोग हैं जिन्होंने इस पर और भी बात कही। जैसे एक बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अभिशाप। तो ऐसा समय भी आता है जब आपको तटस्थ नहीं बनना है, मौन नहीं रहना है, क्योंकि मौन भी कायरता हो जाती है। जो आज आप परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं अमेरिका और अन्य देशों के। अमेरिका जो मन हो रहा है वो कर रहा है, इतने परसेंट टैरिफ, इतने परसेंट टैरिफ। अब देखो, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर से एग्जाम्पल तुरंत आ रहा है, मैं रट के नहीं बैठा हूँ। अमेरिका का एग्जाम्पल तुरंत कैसे आ गया? क्योंकि मैं इन परिदृश्यों में बैठा हुआ हूँ, मुझे सिलेबस पता है, मुझे चीजें पता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपके अंदर से क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके अंदर से आने चाहिए कि देखो ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हो यहाँ पर। तो अमेरिका जिस पे देखो उस पे टैरिफ लगा रहा है। कई देश ऐसे हैं अब भी मौन बैठे हुए हैं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं ठीक है सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। ठीक है, तो मौन तब कायरता बन जाता है जब परिस्थिति की मांग पूरा सच बता देने की हो और उसके अनुसार कार्य करने की होती है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान भारत का सीज फायर कराया, हमारी वजह से युद्ध रुक गया, हमारी वजह से ये हो गया, हमारी वजह से हो गया। बहुत दिन तक मौन रहा गया। फिर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने संसद में कह ही दिया कि किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं हुई थी, क्योंकि मौन बहुत ज्यादा देर तक कायरता बन जाता है। इसलिए उन्होंने परिस्थिति के अनुरूप सच बता ही दिया। हालांकि अन्य लोग, विदेश मंत्रालय और विदेश सचिव और अधिकारी लोग बता रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब बताया तो एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात पहुंची लोगों तक। कहा गया, जब वहां आ रहे थे कनाडा से तब भी फोन आया था, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं कराया आपने मध्यस्थता। तो मौन तब तक रहा जा सकता है जब तक रहना ठीक है,
वरना कायरता बन जाता है, इसीलिए आपको एग्जाम्पल्स मिल गए। क्या कथन सत्य को उजागर करने से संबंधित है ताकि दीर्घकालिक हित को साझा जा सके? जब कोई परिस्थिति लोगों के हित के लिए सत्य को बाहर निकालने की मांग करती है, व्यक्ति उस परिस्थिति में मौन रहता है तो वह कायरता का परिचय देता है। वर्तमान में महत्व इन्होंने बता दिया, मैंने तो एक बता दिया वर्तमान का। अनेक बार राजनेता लोग अनेक भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं तथा जनता व समाज को व्यापक नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु जब किसी प्रशासनिक अधिकारी को उनके खिलाफ बयान देने के लिए कहा जाता है तो अपनी नौकरी बचाने के लिए वह व्यापक जनहित की उपेक्षा कर देता है। इसीलिए प्रशासनिक अधिकारियों को इस कथन का पालन करते हुए व्यापक हित का ध्यान में रखते हुए सच को बोलने का साहस करना चाहिए। इन्होंने ये बता दिया एग्जाम्पल। हमारे पास तो वर्तमान का इतना बढ़िया अमेरिका और भारत का एग्जाम्पल है ही, ठीक है। अमेरिका का और देशों के साथ भी ऐसे ही हुआ है, तो हम ज्यादा देर तक मौन नहीं रह सकते, हमने बोला, ऐसे कि अन्य देशों ने भी बोला। इसी के साथ कोई व्यक्ति जब खुलेआम किसी का कत्ल होते देखता है परंतु कोर्ट में वह बयान नहीं देता, इसलिए व्यक्ति को कायरता त्याग कर, ये बढ़िया एग्जाम्पल है, आप भी जानते हैं कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, मृतक के हितों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग नहीं बोलते, कौन कोर्ट कचहरी फंसे, लेकिन आपको बोलना चाहिए। दूसरा जो है वह स्वामी विवेकानंद जी का है। हमें न केवल अन्य लोगों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, अपितु उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार भी करना चाहिए। हमें न केवल अन्य लोगों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, अपितु उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार भी करना चाहिए। ये उनके लिए है जो कट्टरता की बात करते रहते हैं, जो पूरे विश्व में अपने ही समुदाय का परचम फहराना चाहते हैं। वह नहीं जानते कि सहिष्णुता ही जीवन का अंतिम महत्वपूर्ण एक अवयव है, कि सहिष्णुता होगी तभी आप रह पाएंगे, क्योंकि हर देश में, हर राज्य में, हर गांव में, हर जगह किसी न किसी तरीके से चीजें डिफरेंट है। कहीं धर्म अलग है, कहीं जाति अलग है, कहीं पुरुष महिला अन्य जेंडर है, कहीं कुछ और है। तो सहिष्णुता जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि अभी उतना सहिष्णु नहीं है लोग, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वो आ जाती है। हालांकि जितना भारत सहिष्णु है उतना तो कोई नहीं होगा। भारत में भी यह भारत की सहिष्णुता की संस्कृति का परिचायक कथन है, जहां पर सदियों से समाज में अनेक विचारों को फलने फूलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है। महत्व वर्तमान में अनेक बार देखा जा रहा है। सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों तथा आरटीआई अभिकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, जो असहिष्णुता के माहौल को प्रदर्शित करती है। इन परिदृश्य में सुधार के लिए नेताओं को सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए। हत्या से याद आई, वर्तमान में भी कुछ न्यूज चैनल हैं जो दिखा रहे हैं कि एक पत्रकार की हत्या कर दी गई या कुछ भी हुआ, वो उनकी मौत हो गई है, कैसे हुई वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ नहीं तो कुछ है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कुछ हुआ है। शायद उत्तराखंड का है या किसी राज्य का है, मैं पूरा नहीं जानता, लेकिन हाँ ये घटनाएं वर्तमान में भी कहीं ना कहीं चल रही हैं। एक खास धर्म के लोग दूसरे किसी विशेष धर्म के लोगों के खान पान पर टिप्पणी करते हैं। कई बार मॉब लिंचिंग के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इसीलिए हमारे समाज को दूसरे की संस्कृति, खान पान, बोली इत्यादि के बारे में सहिष्णु होना होगा। कई लोग कई किताबें जला देते हैं, तो अगर वह धर्म सहिष्णु नहीं होता तो वह अभी तक शायद ही। अनेक स्थानों पर समलैंगिकों पर हमले होने की घटना सामने आती रही है। भाई मैंने बोला कि जेंडर में भी चीजें चेंज हैं, हर तरीके से इतना डिफरेंस है कि आप सहिष्णु नहीं होंगे दूसरे के प्रति, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। और इस समय का वह समय है जब सबके पास परमाणु बम है। वो कहते हैं ना कि सबके पास परमाणु बम है, सबके पास ऐसी चीजें हैं कि 1 मिनट में दुनिया खत्म हो सकती है। तब आप अगर सहिष्णु नहीं हुए दूसरे के प्रति, चीजें बहुत ज्यादा भयानक हो सकती हैं। उनके विचारों के प्रति असहिष्णुता को दर्शाता है। इस कथन का महत्व यहाँ भी बढ़ जाता है। और बेहतर आप लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कॉपी है इनकी, तभी चीजें थोड़ा सा आपको कम कम लग रही होंगी। और बेहतर हो सकता है यहाँ से शुरुआत कीजिए और 18th रैंक, 10th रैंक, 1th रैंक तक जानी चाहिए। कल हम पढ़ेंगे यहाँ से इमोशनल के बारे में, बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, और यहाँ से आप सीखते रहिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।